हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन एक हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन हम डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, पोलराइजेशन वेक्टर पी। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक, इन तीनों के लिए हम बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज़ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है क्या? देखो, बाउंड्री कंडीशन क्या है, किसी भी इंटरफेस पे हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक, मान लो ये हमारे पास कोई मीडियम है, ये हमारे पास नीचे वाला जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम है, ऊपर वाला जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो मीडियम सेकंड है। ठीक है, दोनों का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका एप्सिलॉन R1 है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी एप्सिलॉन R2 है, या हम कह सकते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और एप्सिलॉन 2 होगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। ये हमारे पास दो मीडियम है। इन दोनों मीडियम पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है D, पोलराइजेशन वेक्टर P और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उस इंटरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये हमारे पास जो इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक, इस इंटरफेस पे जो हमारा P वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, मतलब इस बाउंड्री पे ये कैसे बिहेव करेंगे। इस बाउंड्री पे जो इंटरफेस है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस पे इनका जो बिहेवियर है वो किस टाइप से होगा वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर के लिए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। ठीक है, हमने गॉस लॉ ऑफ पोलराइज जो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके लिए हमने गॉस लॉ कैलकुलेट किया था। गॉस लॉ तीनों के केस में हमने डिस्कस किया था, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फॉर पोलराइजेशन वेक्टर और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमारे पास गॉस लॉ था वो क्या था, यहाँ पे आएगा डी डॉट एन डी एस इक्वल टू क्यू फ्री चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास था गॉस लॉ फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हमारे पास जो गॉस लॉ था पी डॉट एन डी एस इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास क्यू बाउंड चार्ज, माइनस का था यहाँ पे, माइनस का क्यू बाउंड चार्ज। ये हमने लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमने वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। उस पोटेंशियल के फॉर्मूले को हमने कंपेयर किया था इन जनरल पोटेंशियल से, और हमने बाउंड चार्ज कैलकुलेट किया था। वहाँ से हमने ये सभी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, और इनमें आपस में एक रिलेशन भी लिखा था हमने। जो डी का रिलेशन था वो था एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और यहाँ पे जो पी था पोलराइजेशन वेक्टर वो था एप्सिलॉन नॉट काई ई, और जो काई था हमारे पास वो था एप्सिलॉन आर माइनस। ये हमने लास्ट वीडियो में सभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ बाउंड्री कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द बाउंड्री कंडीशन फॉर पोलराइजेशन वेक्टर, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनता है इस पे। देखो, बाउंड्री कंडीशन पहले हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर के लिए। बाउंड्री कंडीशन फॉर पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हमारे पास ये इंटरफेस है, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास, ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। देयर आर टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस है। ठीक है, जो इन दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। अब मान लो एक पोलराइजेशन वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। मान लो जो पोलराइजेशन वेक्टर है P1
ठीक है। ये P1 पोलराइजेशन वेक्टर है, ये थीटा एंगल θ1 एंगल बना रहा है फर्स्ट मीडियम में, इस नॉर्मल से θ1 एंगल ये फॉर्म कर रहा है मान लो। अब यही पोलराइजेशन वेक्टर है, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेकंड होगा उसमें मान लो जो एंगल बना रहा है ये θ2 और इसकी वैल्यू है P2। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे? देखो जो पोलराइजेशन वेक्टर ऐसा तो है नहीं, ये यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेम होता हर जगह तो पोलराइजेशन वेक्टर सेम होता, लेकिन पोलराइजेशन वेक्टर उसका जो बिहेवियर है वो सेकंड मीडियम में अलग हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा θ2 एंगल पे। ठीक है, मतलब जो एंगल है वो सेम नहीं रहेगा, जो एंगल ऑफ जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर का एंगल है, जो फर्स्ट मीडियम में एंगल था हमारा और जो सेकंड मीडियम में एंगल है, वो दोनों चेंज हो जाएगी। मतलब इसका जो बिहेवियर है वो इंटरफेस पे अलग होगा कुछ, जो पोलराइजेशन वेक्टर का जो बिहेवियर है वो इंटरफेस पे अलग होगा। इसे ही बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन क्या होगा P2 और P1 में, रिलेशन क्या होगा हमारे पास, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इस रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम गाउस लॉ का यूज़ करेंगे, गाउस लॉ फॉर पोलराइजेशन वेक्टर, इस लॉ का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। बाउंड चार्ज की कंडीशन हम देखो यहाँ पे मान लो इस इंटरफेस पे सम बाउंड चार्ज है, इस इंटरफेस पे सम बाउंड चार्ज है, कुछ भी हमारे पास बाउंड चार्ज है इंटरफेस पे, वो बाउंड चार्ज है QP। ठीक है, इस इंटरफेस पे कुछ बाउंड चार्ज है और वो बाउंड चार्ज है QP। यदि बाउंड चार्ज नहीं होगा तो क्या केस होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। यदि बाउंड चार्ज है तो हमारे पास क्या केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस इंटरफेस पे जो हमारा इंटरफेस है इस पे बाउंड चार्ज है हमारे पास QP। ये बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बाउंड चार्ज के लिए, सरफेस बाउंड चार्ज होगा हमारे पास, जो सरफेस बाउंड चार्ज जो डेंसिटी होगी हमारे पास सिग्मा, वो था हमारे पास P.N। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार वो जाके लास्ट वीडियो देखे, वहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा। जो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी हमारे पास वो है P.N। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली यहीं से ये कंडीशन आती है हमारे पास, ये जो कंडीशन है ये यहीं से आती है P.N से, यहीं से हम ये कंडीशन डेवलप की थी। P.NDS फॉर क्लोज सरफेस इक्वल टू -QP, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखो इसको कैसे हम रिलेशन बनाएं P1 और P2 में। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्लोज गाउसियन सरफेस, एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे हम क्लोज गाउसियन सरफेस। ठीक है, जिसकी जो हाइट है h, इस सिलेंडर की जो हाइट h है, वो जो h हाइट है वो लगभग 0 है। मतलब ये जो सिलेंडर है इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जस्ट क्लोज है इस इंटरफेस के एकदम पास में है। इसकी हाइट है जो सिलेंडर की वो लगभग 0 है। मतलब ये जो ऊपर के हिस्से हैं वो सरफेस को टच कर रहे हैं, एक ऊपर है जस्ट ऊपर, एक जस्ट नीचे है। ठीक है, अब देखो 3 सरफेस है इस सिलेंडर की, 3 सरफेस है। एक तो ये सरफेस S1 है, एक सरफेस S2 है, एक सरफेस S3 है। तो हमारे पास जो गाउस लॉ है P.NDS फॉर क्लोज सरफेस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P.NDS S1 प्लस P.NDS S2 प्लस P.NDS S3, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्लोज सरफेस को। अब देखो P.NDS S3 तो 0 होगा क्योंकि H स्मॉल है। मतलब ये जो सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लगभग 0 होगा क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, h की वैल्यू लगभग 0। जो कर्व सरफेस एरिया वो 0 होगा, जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी S3 की वजह से। अब देखो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा P1, यहाँ पे आएगा P2। ये N1 वेक्टर है हमारे पास जो इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, N1 वेक्टर। ठीक है, ये N1 वेक्टर होगा और ये हमारे पास N2 वेक्टर होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। S1 के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो N1 वेक्टर है और S2 के जो परपेंडिकुलर हमारे पास N1 जो वेक्टर है वो N2 वेक्टर है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब P1 और N1 में कितना एंगल बन रहा है? देखो P1 और N1 में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? अब देखो P1 को यदि हम आगे बढ़ाएं, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। यदि देखो यहाँ पे हम P1 को आगे बढ़ाएं,
P1 को आगे बढ़ाएं तो ये P1 होगा। P1 को यदि हम आगे बढ़ाएं तो P1 और N1 में क्या एंगल है, ये N1 है, दोनों की टेल जुड़ रही है आपस में, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है, ये कितना एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो ये होगा P1 डॉट है तो कोस आ जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा 1 ds, ये आ जाएगा P1 कोस 180 माइनस थीटा 1 डॉट ds प्लस P2 में क्या एंगल है, देखो P2 और N2 में, यहाँ पे आएगा N2, यहाँ पे आएगा N1। P2 और N2 में क्या एंगल है, P2 और N2 में डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ये P2 है हमारे पास और ये N2, इनमें डायरेक्ट एंगल है थीटा 2, दोनों की टेल जुड़ रही है आपस में, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा 2, तो आ जाएगा P2 कोस थीटा 2। ये एरिया है हमारे पास DS1, नीचे का एरिया, ये इसको S1 मान लो, DS1, ये आ जाएगा हमारे पास DS2 इक्वल टू माइनस QB। इस सरफेस पे कितना बाउंड चार्ज है, इस सरफेस पे टोटल बाउंड चार्ज वो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, मान लो जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है, बाउंड चार्ज डेंसिटी हमारे पास, मान लो जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो है हमारे पास सिग्मा, बाउंड चार्ज डेंसिटी या सिग्मा बी भी लिखते हैं हम इसको, या सिग्मा भी लिखते हैं, तो ये आएगा सिग्मा बी ds, ठीक है। तो ये आ जाएगा P1 कोस 180 माइनस थीटा 1, कोस 180 माइनस थीटा 1 सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोस माइनस का होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा 1 इंटीग्रेशन ds1, ठीक है। जो P1 की वैल्यू है वो, P1 की जो वैल्यू है वो S1 सरफेस पे हर जगह सेम होगी, तो P1 और कोस थीटा 1 को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम P2 कोस थीटा 2 ds2 इक्वल टू माइनस बाउंड चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी ds। अब देखो जो ds1 होगा, ds2 होगा और ds3 होगा, वो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो सिलेंडर का, ये वाला, ये सिलेंडर है हमारे पास, ये यहाँ पे सिलेंडर है, ये ds1 है, ये ds2 है, ये हमारे पास ds, तो तीनों एरिया सेम होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास P2 कोस थीटा 2 माइनस P1 कोस थीटा 1 माइनस सिग्मा बी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P2 कोस थीटा 2 एक्चुअल में लिख देंगे हम इसको P2n, P1 कोस थीटा 1 को लिख देंगे P1n माइनस सिग्मा बी। P2n है यहाँ पे हमारे पास, P2n है हमारे पास यहाँ पे, एक सेकंड पेन चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो P2n है हमारे पास, इट इज़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर इन सेकंड रीजन, जो हमारा सेकंड मीडियम है, जो सेकंड रीजन है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर P1n है हमारे पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इन फर्स्ट रीजन, ये हमारे पास P1n और P2n होंगे, तो मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। यदि सिग्मा भी सरफेस पे बाउंड चार्ज 0 है, ठीक है, जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा हमारे पास P2n इक्वल टू P1n। बाउंड चार्ज 0 का मतलब क्या है, यदि हम एक ही मीडियम की हम बात करें, देखो बाउंड चार्ज 0 का मतलब पोलराइजेशन वेक्टर पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में, ठीक है। और यहाँ पे बाउंड चार्ज 0 का मतलब है यहाँ पे सरफेस पे कोई बाउंड चार्ज नहीं है, इस सरफेस पे कोई भी बाउंड चार्ज नहीं है, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पोलराइजेशन वेक्टर के P2n इक्वल टू वो P1n के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज़ द बाउंड्री कंडीशन फॉर पोलराइजेशन, तो ये हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन फॉर द पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। यदि हमारे पास देखो जो मीडियम है, यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट डाल लो, यदि हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो फर्स्ट मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक, सेकंड मीडियम हमारे पास वैक्यूम है,
सेकंड मीडियम हमारे पास वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जो पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू होगी P2n वो तो जीरो होगी, वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन वेक्टर नहीं होगा। तो जो P1 आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो P1n जो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर आएगा P1n नॉर्मल वेक्टर, ये जो P1n होगा हमारे पास, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा बी के, ठीक है, बाउंड चार्ज के हमारे पास इक्वल होगा, जो सरफेस पे बाउंड चार्ज है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है, उसको कैलकुलेट, यदि पोलराइजेशन वेक्टर गिवन हो तो हम बाउंड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ठीक है। यदि हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर गिवन हो तो हम सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बाउंड्री कंडीशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वही हमारे पास मीडियम है, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, देयर आर टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है D1 फॉर फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज़ मेकिंग एन एंगल θ1 डिग्री, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे पास D2 है, θ2 एंगल है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल θ2 विद द नॉर्मल एट द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है गाउस लॉ, इसके लिए पता है हमें तो गाउस लॉ हमें पता है D डॉट एन डी एस इक्वल टू, ये D है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, QF फ्री चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, क्लोज गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक, ठीक है। वही सेम जो हमने पोलराइजेशन वेक्टर में किया था, इसका जो सरफेस एरिया, इसकी जो हाइट है h वो लगभग जीरो है, वो लगभग जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है मतलब इसका जो सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया वो लगभग जीरो है, मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू द इंटरफेस, मतलब इसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा वो बहुत ज़्यादा क्लोज है इंटरफेस के, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, देखो हमारे पास ये क्लोज सरफेस की हम बात करें तो इसमें तीन सरफेस है, S1 जैसे हमने पोलराइजेशन में किया था, S2 एंड S3, ये S3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं D डॉट एन डी एस S1, D डॉट एन डी एस S2, ये वेक्टर है, D पे वेक्टर आएगा ऊपर, प्लस D डॉट एन डी एस S3। यहाँ पे जो QF है ये फ्री चार्ज डेंसिटी है, सॉरी ये टोटल फ्री चार्ज है इंटरफेस पे, टोटल फ्री चार्ज इंटरफेस के ऊपर टोटल ये फ्री चार्ज है, तो ये कितना होगा हमारे पास, देखो ये होगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा F फ्री चार्ज डेंसिटी इंटू DS। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सरफेस पे हम बात करें, S1 सरफेस पे जो N1 वेक्टर है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो D1 और N1 के बीच में जो एंगल बन रहा है, यदि D1 वेक्टर को हम आगे बढ़ाएं, ये D1 वेक्टर हमारे पास, D1 और N1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो θ1 एंगल है, सॉरी cos 180 माइनस θ1, तो ये आ जाएगा हमारे पास D1 cos 180 माइनस θ1 इंटीग्रेशन ऑफ DS1 प्लस D2 और जो N2 हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, N2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो N2 और D2 के बीच में एंगल है cos θ2 एंगल है, तो D2 cos θ2 इंटीग्रेशन ऑफ DS2, ठीक है। S3 वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि इस जो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उसकी वैल्यू लगभग जीरो है, ये आ जाएगा सिग्मा F, मान लो जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मान लो जो फ्री चार्ज डेंसिटी है, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है सरफेस पे वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फ्री चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा F है वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा F है वो बाहर आ जाएगा। अब देखो जो DS1 टोटल सरफेस एरिया, DS2 और DS ये तीनों सेम होंगे, DS1 है हमारे पास ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये DS2 ऊपर वाला,
और जो बीच वाला है ये ds है, जहाँ पे हमारा फ्री चार्ज है। इस इंटरफेस पे फ्री चार्ज इस इंटरफेस के ऊपर है। तो इस इंटरफेस का जो एरिया जहाँ पे हम फ्री चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, इस गाउसियन सरफेस के अंदर ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज QF है, ये गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। तो अंदर कौन सा चार्ज है? इस चार्ज सिर्फ इस इंटरफेस पे है, तो इंटरफेस का कौन सा हिस्सा अंदर आ रहा है? ये वाला हिस्सा अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज होगा हमारे पास सिग्मा F इंटू ds। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा माइनस d1 कोस θ1 प्लस d2 कोस θ2 इक्वल टू सिग्मा F। तो इसको लिख सकते हैं d2n माइनस d1n इक्वल टू सिग्मा F। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होगी फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो d2n है यहाँ पे हमारे पास, d2n है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन सेकंड रीजन, इन सेकंड मीडियम भी कह सकते हैं, सेकंड रीजन भी कह सकते हैं। और d1 होगा डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द फर्स्ट मीडियम। यदि जो फ्री चार्ज डेंसिटी है, यदि वो फ्री चार्ज डेंसिटी वो 0 है, इंटरफेस पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, बाहर से कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, तो d2n आएगा हमारे पास d1n। इसको ये भी लिख सकते हैं हम d2 cos θ2 इक्वल टू d1 cos θ1। अब देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, हमने लास्ट वीडियो में एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और पोलराइजेशन वेक्टर था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट काई E, या इसको ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन r माइनस 1 काई, क्योंकि सॉरी E यहाँ पे आएगा E, क्योंकि काई था हमारे पास एप्सिलॉन r माइनस 1। लास्ट वीडियो में ये हमने डिस्कस किया था, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके लास्ट वीडियो देखें पहले, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E प्लस एप्सिलॉन r E माइनस एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या आएगा हमारे पास d बाय एप्सिलॉन r, या d आएगा हमारे पास एप्सिलॉन r E। यदि हम d2n की बात करें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन r2 E2n, ये लिख सकते हैं हम इसको। यदि d1n की बात करें तो ये आएगा एप्सिलॉन r1 E1n। तो बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बाउंड्री कंडीशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन r2 E2n माइनस एप्सिलॉन r1 E1n इक्वल टू सिग्मा F। यदि सिग्मा F 0 है, सरफेस पे जो फ्री चार्ज है वो मान लो 0 है, इस केस में क्या होगा हमारे पास एप्सिलॉन r2 E2n को क्या लिख सकते हैं E2 cos θ2 इक्वल टू एप्सिलॉन r1 E1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, cos θ1। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो E2 cos θ2 इक्वल टू एप्सिलॉन r1 बाय एप्सिलॉन r2 E1 cos θ1। ये बाउंड्री कंडीशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। इसको ये भी लिख सकते हैं हम E2n इक्वल टू एप्सिलॉन r1 अपॉन एप्सिलॉन r2 E1, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। तो अभी तक हमने जो बाउंड्री कंडीशन कैलकुलेट की है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास P2n माइनस P1n इक्वल टू माइनस सिग्मा B। सेकेंड हमने कैलकुलेट की D2n माइनस D1n इक्वल टू सिग्मा F। थर्ड कैलकुलेट की हमने एप्सिलॉन 2 E2n माइनस एप्सिलॉन 1 E1n इक्वल टू सिग्मा F।
ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, इसको हम इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। यदि सिग्मा एफ हमारे पास 0 है तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बाउंड्री कंडीशन, एक हमने बाउंड्री कंडीशन एक पिछले लेक्चर में जब हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने एक लेक्चर किया था, ठीक है, जब तुमने यदि देखा होगा तो उसमें हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। देखो हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। बाउंड्री कंडीशन फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंशियल मतलब जो उसके सरफेस के पैरेलल होगा, जो इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होगा, उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एल उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है, टू कैलकुलेट द बाउंड्री कंडीशन फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इंटरफेस है, ये हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास ये नॉर्मल है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E1 θ1 एंगल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E2 θ2 एंगल पे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तो हमने कैलकुलेट कर ली, हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट की कैलकुलेट करनी। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम एक क्लोज लूप लेंगे, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है हमारे पास ABCD, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये क्लोज लूप है हमारे पास। अब इस क्लोज लूप पे जो टोटल इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 होगा। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा फॉर क्लोज पाथ, कंजर्वेटिव नेचर का इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्लोज पाथ ये 0 होगा। अब यहाँ पे जो हम लूप लिया हमने, यहाँ पे जो AB लेंथ है और जो CD लेंथ है वो लगभग 0 के इक्वल है। हम बात कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ बाउंड्री, नियर द सरफेस की हम बात करें, नियर द इंटरफेस की हम बात करें। नियर द इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो जो हमने सिलेंडर लिया था वो बहुत कम मोटाई का सिलेंडर लिया था। मोटाई कम का मतलब उसकी हाइट बहुत कम थी, ताकि हम इंटरफेस के पास में हम बात कर सकें बाउंड्री की। जो इंटरफेस है उसके पास में क्या बाउंड्री कंडीशन होगी, जो हमारा इंटरफेस है उसके जस्ट पास में, उसके जस्ट क्लोज क्या बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोलराइजेशन वेक्टर का। इसलिए हम लूप ले रहे हैं, चाहे सिलेंडर ले रहे हैं, उस सिलेंडर की हाइट कम ले रहे हैं, लूप का जो ये साइड है ये लगभग 0 ले रहे हैं हम, ताकि हम इंटरफेस के पास की बात कर सकें, इंटरफेस के क्लोज की बात कर सकें। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, यहाँ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे E डॉट डी एल इक्वल टू 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं E डॉट डी एल AB E डॉट डी एल, ये वेक्टर आएगा, ठीक है, ये याद रखना वेक्टर होगा। BC E डॉट डी एल CD प्लस E डॉट डी एल DA, ये चारों आएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम था, इसको दोबारा बना देता हूँ मैं। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B था, ये C था, ये D था, इस टाइप से था हमारे पास। ये E1 था θ1 एंगल पे, ये E2 था हमारे पास θ2 एंगल पे। अब देखो जो AB और CD वाला होगा, जो AB और CD वाला लाइन थी वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि लेंथ एलिमेंट ही बहुत स्मॉल है। AB और जो CD की वैल्यू है वही लगभग 0 है, तो दो इंटीग्रेशन तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है BC और DA, E डॉट डी एल BC प्लस E डॉट डी एल DA, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों 0 के इक्वल है।
अब देखो जो डीएल है, जो लेंथ एलिमेंट है, वो ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में होता है। ये ओरिएंटेशन ली हमने। ओरिएंटेशन तुम कोई भी ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई भी ओरिएंटेशन ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है इसमें। ठीक है, हमने ये ओरिएंटेशन लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डीएल की डायरेक्शन होगी बीसी पे, तो ये डीएल की डायरेक्शन होगी, और ये E1 की डायरेक्शन है। जो E1 है वो इससे θ1 एंगल बना रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसका एक कंपोनेंट होगा, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक तो होगा हमारे पास, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये डीएल है हमारे पास, इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये डीएल है हमारे पास, बीसी डायरेक्शन है, बीसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है यहाँ से θ डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे θ1 का एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हमारे पास E1 cos θ1, ये इस डायरेक्शन में होगा। एक होगा हमारे पास E1 sin θ1, वो इस डायरेक्शन में होगा। E1 sin θ1 वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, E1 cos θ1 वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चाहिए यहाँ नीचे ड्रॉ कर लो, चाहिए ऊपर ड्रॉ कर लो। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो डीएल के पैरेलल होगा, तो ई डॉट डी एल वहाँ पे cos 0 हो जाएगा, θ 0 हो जाएगा, वहाँ पे ई और डी एल के बीच में θ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 sin θ1 ये आ जाएगा DL इंटीग्रेशन ऑफ DL। मतलब मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसकी जो वैल्यू है वो BC पे, जो BC लाइन है हमारे पास, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इस BC लाइन पे, जो E की वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस BC लाइन पे हर जगह सेम है। तो E1 sin θ1 बाहर आ जाएगा DL। ठीक है, प्लस अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हम DA की बात करें, यदि DA लेंथ एलिमेंट की बात करें, DA की बात करें, इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। DA की बात करें हम, तो जो DL डायरेक्शन है वो तो इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है हमारा साइन कंपोनेंट, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये E2 है हमारे पास, ये E2 है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये θ2 है हमारे पास। तो E2 sin θ2 तो इधर होगा, E2 sin θ2 राइट डायरेक्शन में होगा, DL अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि cos 180 का एंगल होगा, यहाँ पे cos 0 का एंगल नहीं होगा, cos 180 का एंगल होगा E और DL में। तो E2 sin θ2, ठीक है, cos 180 होगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस DL। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 sin θ1, DL को लिख दिया हमने, जो लेंथ है L, इस लेंथ को L मान लेते हैं हम, जो BC लेंथ है इसको हमने मान लिया L, जो BC लेंथ है इसको हमने मान लिया L। तो L माइनस E2 sin θ2, ऊपर वाली लेंथ भी L ही होगी, जो DA है वो भी L ही होगी, L इक्वल टू 0। तो E2 sin θ2, इसको ये भी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू E1 sin θ1। इसको हम ये लिख सकते हैं E2 टो इक्वल टू E1 टो। मतलब ये टो क्यों लिखा, टो मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, टो का मतलब है यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सेम होंगे, E2 sin θ2 इक्वल टू E1 sin θ1। सो दिस इज़ द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेम होंगे। तो हमारे पास जो टोटल बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक तो आई थी हमारे पास E2n इक्वल टू ε1 अपॉन ε2 E1n, ये आई थी। एक है हमारे पास E2 टो इक्वल टू E1 टो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे ये थोड़ा सा मॉडिफाइड और कर सकते हैं। इसको देखो, E2 cos θ2 जो पहली वाली बाउंड्री कंडीशन है, E2 cos θ2 इक्वल टू ε1 अपॉन ε2, एप्सिलॉन आर नहीं, ओनली एप्सिलॉन की हम बात कर रहे हैं, ε1 अपॉन ε2 E1 cos θ1। इसको हम लिख सकते हैं E2, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं E2 sin θ2, जो नीचे वाली बाउंड्री कंडीशन है टेंजेंशियल कंपोनेंट वाले, इक्वल टू E1 sin θ1। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारे पास, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो जो हमारे पास ये आएगा, E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan θ2 इक्वल टू, ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, इसको नीचे रखेंगे तो ये आएगा ε2 बाय ε1, ये आ जाएगा tan
थीटा 1। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आएगा थीटा 2 और थीटा 1 में। ठीक है, जो थीटा 2 और थीटा 1 है उसमें ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, इसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन होगी। चाहे पोलराइजेशन वेक्टर ले लो, पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होगी P2n माइनस P1n इक्वल टू माइनस सिग्मा बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए D2n माइनस D1n इक्वल टू सिग्मा एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास ये होगी जो हमने अभी लिखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी हमारे पास। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, इनकी हेल्प से हम इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसको क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम डाइलेक्ट्रिक पे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक पे हमने अभी क्वेश्चन नहीं किए, जो डाइलेक्ट्रिक चैप्टर है इस पर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।